हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ITR2 फॉर्म भी अब रिलीज हो चुका है। तो अगर आपको ये फॉर्म फाइल करना है तो आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे ला देगा और यहाँ पे आपके फॉर्म है। तो ITR1 to 4 यहाँ पे आप 4 फॉर्म देखते हैं। तो इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अभी आ चुका है, जावा यूटिलिटी इसकी अभी नहीं आई है। अब ये क्विकली देख लेते हैं कि कौन लोग इसको फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल्स हैं और या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, लेकिन अगर आपकी इनकम जो है या प्रॉफिट एंड बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है तो आप ITR2 फाइल कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आप NRI हैं तो भी आप ITR2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर NRI के लिए, स्पेशली NRI के लिए एक वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं वो वीडियो। और वो लोग भी इसको फिल कर सकते हैं जो कि ITR1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी इनकम जो है, मान लिया कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी, आपके एक से ज्यादा अगर आपके मकान है, हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो रही है, या अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो रही है तो भी आप ITR2 को फाइल कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से लोग ITR2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इसको इनकम टैक्स की साइट पे लॉग इन करके जाते हैं, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद आप यहाँ पे ये पेज दे देगा। इसके बाद आप असेसमेंट ईयर अपना सेलेक्ट कर देंगे 2021, ITR फॉर्म नंबर मान लिया आप करते हैं ITR2, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न, और फिर यहाँ पे आप सबमिशन मोड देंगे। तो सबमिशन मोड में आपको अपलोड XML ही करना है, ठीक है। तो ये अभी ऑनलाइन की यूटिलिटी इसमें नहीं अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करके जो भी एक्सेल शीट है उसको फिल करेंगे, फिर वहां से हम एक XML फाइल को जनरेट करवाएंगे और फिर उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रख लिया है। तो जैसे ही आप इसको जिप फॉर्मेट में आएगी, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऐसे एक्सट्रैक्ट करके, और ये XML फाइल होगी, तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये देखिए ओपन हो रहा है। तो ओपन होके कुछ ये ऐसा आ जाएगा। तो जो ये यहाँ पे लिखा है दिस यूटिलिटीज फॉर असेसमेंट ईयर 2021, ग्रीन सेल्स जो है वो डेटा एंट्री के लिए है। मतलब कि जिसमें भी जितनी भी आपको ग्रीन सेल्स यहाँ पे दिख रही हैं उसमें आपको डेटा एंट्री करना है। जो भी रेड लेबल्स जहाँ पे है वो मैंडेटरी फील्ड्स है। मैंडेटरी का मतलब इसको आपको भरना ही है। और आपको ये क्वेश्चन दी गया है कि कंट्रोल C कंट्रोल V ये सब ऑप्शन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए इसको ओके कर देते हैं और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सारे सेक्शंस आपको दिख जाएंगे। तो ये जनरल है, यहाँ पे क्या है कि आपकी डिटेल्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे सारी फिल करनी होगी। सेकंड सेक्शन है सैलरी, जितने भी आपकी सैलरी से इनकम होगी वो आपको देनी होगी। ऐसे ही इसमें काफी सारे टैब्स हैं, तो जो भी टैब्स आपके रिलेवेंट है वो आपको फिल करना है। मैं इसमें एक गो थ्रू कर लेते हैं। जो भी टैब्स आपके रिलेवेंट नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। पार्ट ए जनरल है, तो पार्ट ए में अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जनरल पे आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या देखोगे, आपकी सारी डिटेल्स जो कि बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर जो भी है, और एड्रेस। क्योंकि इसको इस ITR2 फॉर्म को NRI भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्री में अगर आप ऑप्शन देखोगे तो कंट्री में यहाँ पे बाकी कंट्रीज के भी ऑप्शन है। तो जैसे ही आपका एड्रेस, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हो अदर देन इंडिया, तो वो आप यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये इस ईयर नया आया है। अगर आप ये सेक्शन देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स अंडर 7th प्रोविजो सेक्शन 139(1). तो यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे 3 चीजें हैं वो आपको क्लियर करना है। पहली तो ये है कि अगर आपने कोई डिपॉजिट किया है 1 करोड़ या उससे ज्यादा अपने करंट अकाउंट में, तो वो आपको डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। दूसरा है कि अगर आपका एक्सपेंडिचर अगर 2 लाख से ज्यादा है किसी फॉरेन ट्रेवल पे, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स में यस या नो करना है। और तीसरा आपको ये है कि अगर आपका जो कोई भी एक्सपेंडिचर या अमाउंट है, एग्रीगेट अमाउंट है, वो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अगर 1 लाख से ज्यादा आपने कहीं पे दिया है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें इस ITR में नई ऐड हुई है। ये ITR1 में भी है, मैंने लास्ट वीडियो में ITR1 के लिए बताया था, उसमें भी ये सारे ITR में नई चीजें ऐड की हैं जिनको यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ये बाकी सारी बेसिक डिटेल्स हैं। अगर यहाँ पे देखें, ये भी आपको अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग देना होगा। अगर आप एज NRIs को फाइल कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन नंबर इश्यू होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर POI है आपका, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर भी आपको
स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ये फॉर्म जो है किसी रिप्रेजेंटेटिव से फिल करवा रहे हैं तो यहाँ पे उस केस में आपको यस या नो फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं कि प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स, नेम ऑफ कंपनी देनी पड़ेगी, फिर आपको टाइप ऑफ कंपनी देना पड़ेगा कि डोमेस्टिक है कि फॉरेन है, पैन नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। ये तो सारा जनरल पार्ट हो गया। ऐसे ही अगर आप सैलरी में जाएंगे, मान लिया कि आप एनआरआई हैं और आपकी इंडियन एम्प्लॉयर कोई है, वहां से आपको सैलरी आती है, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, नेम ऑफ एम्प्लॉयर डालना पड़ेगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, ये आपको यहाँ पे सारा कुछ फिलअप करना पड़ेगा। आपकी नेचर ऑफ सैलरी की कहाँ से क्या आई है, बेसिक सैलरी कितनी है, अलाउंस है अगर उसमें कुछ है, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करके दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आपके एक से ज्यादा एम्प्लॉयर हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये तो सैलरी वाला हो गया। अब हाउस प्रॉपर्टी में देख लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पे आप देख लीजिए, मान लिया कि आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी को ओन करते हैं और उससे आपकी कुछ इनकम आ रही है, तो वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। नेम ऑफ ओनर देने पड़ेंगे, ओनर, और आपका कितना शेयर है वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई इनकम मिल रही है तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। अगर आपकी और कोई प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आप जाके ऐड प्रॉपर्टी कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैं ऐड प्रॉपर्टी करूंगा तो फिर से यहाँ पे मुझे डिटेल्स आ जाएंगी। तो हर प्रॉपर्टी का आपका इंडिविजुअल भरना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी में कितने ओनर हैं। अगर वो आपने टीनेंट को दे रखा है, अगर आपने रेंट पे दे रखा है, तो यहाँ पे टीनेंट की डिटेल्स और इनकम वो भरनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर ये सीजी का कैपिटल गेन्स का मान लिया आपको कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे आप कैपिटल गेन्स की डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेंगी। तो जो भी सेक्शंस आपके रिलेवेंट हैं वो आपको फिल करने पड़ेंगे। यहाँ पे इक्विटी शेयर कुछ आपको मिल रहा है तो वो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपको ये सेक्शन 115 AD यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर नॉन रेजिडेंट फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपनी और यूनिट, तो वो आपको ये सेक्शन फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपकी कुछ जो भी इनकम या इंटरेस्ट आपको सेविंग बैंक से आ रहा है, मान लिया आप एनआरआई हैं या आप अगर आप इंडिया में भी हैं, तो अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है कि मान लिया आपने सेविंग बैंक में आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा जो भी ओएस है, अदर सोर्सेज। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे काफी सारी है। अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड से कुछ मिल रहा है तो यहाँ पे जैसे भी आपकी इनकम हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी फील्ड्स फिलअप करनी है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड्स के बारे में या स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में जाना है तो मुझको नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। ऐसे ही आपको ये वाला सेक्शन जो है ये आपको फिलअप होके आ जाएगा। अगर आप किसी भी सेक्शन में कोई भी चीज देखना चाहते हैं तो आप होम पेज पे जाके देख सकते हैं। अगर मैं होम पेज पे जाऊंगा और यहाँ से अगर मैं क्लिक करके किसी पर भी जाना चाह रहा हूँ तो ये मुझे सारा ओवरव्यू मिल जाएगा कि अगर डीआई में जाता हूँ तो डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पे अब देखिए ये एक चीज यहाँ पे नई ऐड हुई है कि जो भी कोविड-19 सिचुएशन के चलते हुए ये ITR 1 के फॉर्म में भी है, ITR 2 के फॉर्म में भी है। तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पे दो पार्ट दिए गए हैं, एलिजिबिलिटी अमाउंट ऑफ डिडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20, तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिर ये दूसरा है, तो अगर आपका लास्ट ईयर आपने जितना भी किया है वहाँ पे डाल दीजिए, और ये 31 जुलाई तक अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, एक्सपेंडिचर किया है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो ये सारी डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हैं। इस सेक्शन में आपके यहाँ पे फील्ड्स अभी भरी हुई नहीं आएंगी जब तक कि आप सेक्शन 6A में फिलअप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये 6A है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 जुलाई। तो अगर आप इसको यस करेंगे और फिर यहाँ पे मान लिया आप कुछ भरते हैं, मान लिया मैं यहाँ पे 50,000 इतना कर देता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो देखिए अब ये फील्ड यहाँ पे आने लगी है टीसी का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप इस 6A में कुछ फिलअप करेंगे उसके बाद ही आपकी ये DI की फील्ड आएगी। फिर बाकी जो भी फील्ड्स हैं अगर आपके सेक्शन रिलेवेंट है कैपिटल गेन के या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के, तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। वैसे ये ATD ऐड किया गया है। मान लिया कि आपके फैमिली मेंबर में कोई सीनियर सिटीजन है और वहाँ पे आपने कुछ इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है तो उसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो सेक्शन है। अगर आप ये पहला सेक्शन है वेदर यू और एनी फैमिली ऑफ योर फैमिली मेंबर इज सीनियर सिटीजन, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे है कि वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, तो जो भी आपके रिलेवेंट हो आप उसको इसमें फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने कोई डोनेशन दी है तो उसके लिए सेक्शन 80G में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है कि डिटेल्स ऑफ डोनेशन इंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, टाउन, ये सारा कुछ आप यहाँ पे डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फॉरेन सोर्स से इनकम है तो आपको ये सेक्शन फिलअप करना होगा, FSI वाला, जो शेड्यूल FSI है। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ। तो यहाँ पे जिस भी कंट्री से आपकी फॉरेन सोर्स की इनकम हो रही हो आपको कंट्री कोड
डालना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है, फिर आपको अपनी सारी हेड ऑफ इनकम, सैलरी से कितना है, हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन्स या कोई अदर सोर्सेस, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। सेक्शन TR_FA, FA का मतलब है यहाँ पे फॉरेन एसेट्स। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है कि जैसे आप यहाँ देखते हैं कि समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम फॉर टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया के बाहर अगर आपने कुछ टैक्सेस पेड किया है और उसके लिए यहाँ पे फिलअप करना चाहते हैं क्लेम, तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि ये किसके लिए अवेलेबल है, रेजिडेंट के लिए या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि आप रेजिडेंट है या नहीं है, तो मैंने इसके लिए एक फुल वीडियो बना रखा है, उसको आप रिफर कर सकते हैं। AL सेक्शन में अगर आपकी एसेट्स या लाइबिलिटी है, तो अगर आपको एट द एंड ऑफ ईयर आपकी टोटल जो इनकम है अगर वो 50 लाख से ज्यादा हो रही है, तो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा AL सेक्शन। अगर आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं डू यू ओन एनी इमूवेबल एसेट्स, आपके पास है तो ये आपको अगर नो करोगे तो ये चीज हट जाएगी, और अगर आप इसको यस करोगे तो आप अगर होगी तो यहाँ पर भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। इमूवेबल में जैसे कि आपकी ज्वेलरी हुई या व्हीकल्स, इस टाइप से अगर कुछ है, बोट्स, एयरक्राफ्ट, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। RTB TI TTI, तो ये सेक्शन है, ये आपको प्रीफिल होके आएगा। जब आप बाकी सारी चीजें फिल कर दोगे तो यहाँ पे सारा कुछ फिल होके आ जाएगा। अगर आपको ये फिल देखना है तो मेरा एक दूसरा वीडियो, उसको आप रिफर कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने NRI के लिए फिल करके दिखाया है। अगर आपको कोई इशू दिखता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका फुल वीडियो बना दूंगा अलग से। तो यहाँ पे सारी सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सारा फिलअप होके आपका आ जाएगा। TDS, ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको कुछ रिफंड लेना है तो आप ये सेक्शन फिलअप करेंगे, उससे आपको रिफंड मिलेगा। यहाँ पे जो पहला सेक्शन है TDS 120B, यहाँ पे आपकी जो मान लिया कि आपके एम्प्लॉयर ने कुछ पैसे काटे हैं, तो टैक्स डिडक्शन अमाउंट, अकाउंट नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर यहाँ पे भरना है, फिर आपको एम्प्लॉयर का नेम, इनकम चार्जेस अंडर सैलरी, तो ये यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी है। फिर आप अगर आपको रिफंड के लिए करना है तो यहाँ पे आप दो सेक्शन हैं, डिटेल्स ऑफ टैक्स रिलेटेड। तो अगर आप अपना फॉर्म 16A देखिए, उसमें जो भी डिटेल्स दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारी चीजें फिलअप करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे डिडक्टेड इन ओन हैंड जितना भी डिडक्ट हुआ है, और फिर आपको क्लेम भी करना पड़ेगा। तो ये चीज एक जानने के लिए है कि अगर आप यहाँ पे क्लेम के अमाउंट नहीं भरते हैं तो आपको वो अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज भरनी है। ऐसे ही अगर आपके पास जो भी फॉर्म 16B या C अगर होगा, फर्निश्ड बाय डिडक्टर, तो अगर वो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है। और सेम चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको जितना भी डिडक्ट हुआ है और अगर आपको जितना भी क्लेम करना है कि मतलब आप फुल अगर रिफंड लेना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। जब आप यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे तभी आपको उसका रिफंड मिलेगा। तो जैसे ये TDS होता है, उसी तरीके से ये TCS होता है। तो TCS का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आपको यहाँ पे ये वाला सेक्शन फिलअप करना पड़ेगा, TCS वाला, और इसमें आप सारी डिटेल डाल देंगे कि जो भी जिसमें भी नेम ऑफ कलेक्टर है, जैसे वहाँ पे डिडक्टर था तो यहाँ पे नेम ऑफ कलेक्टर आ जाएगा, टैक्स कलेक्टेड कितना है, और ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे। सारी चीजों में आप जब भी फिल करेंगे तो आप वैलिडेट कर लीजिएगा। और जब सब कुछ इंड हो जाएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन वाले में आप सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, जो भी आपका नाम पता है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। अगर कुछ कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ किसी सेक्शन में कुछ गड़बड़ी होगी तो वो आपको आ जाएगा, और सब उसके बाद में आपको जनरेट XML कर देना है। ये मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म फिल करके दिखाया है। अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं उसको एक फिल करके आपको अगर डेमो चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या इश्यू आता है। बाय एंड टेक केयर।